अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आज टॉपिक है हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी से रिलेटेड रेशियोज फाइंड करेंगे और एनालिसिस करेंगे। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो था शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब आप शॉर्ट टर्म पोजीशन एनालाइज करते हैं एज एनालिस्ट, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ स्टेक होल्डर, तो वहाँ हमने कुछ करंट रेशियोज़ पे बात की। फिर फर्दर जो भी हमारा शॉर्ट टर्म रेशियोज़ थी तो उनको हमने डिस्कस किया। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी पोजीशन एनालाइज करना चाहते हैं तो वहाँ आपके सामने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हों अगर, तो आप बैलेंस शीट कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ रेशियोज़ फाइंड कर सकते हैं, कुछ रेशियोज़ आप इनकम स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज कर सकते हैं। Yani on the basis of balance sheet and on the basis of income statement, you can analyze the financial position or debt paying ability of any organization or any firm. अगर मैं बैलेंस शीट की बेसिस पे रेशियोज फाइंड करूं तो मेरे पास तीन मेजर रेशियोज हैं जो हमारी आउटलाइन का भी पार्ट है और जो बुक आपको अवेलेबल है वहाँ हम देख सकते हैं जो मेजर रेशियोज हैं, जैसे डेट रेशियो हुई, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो है, जैसे जैसे डेट टू टेंजिबल नेटवर्थ। इसी तरह अगर आपके सामने इनकम स्टेटमेंट हो, यानी आप बैलेंस शीट की बेसिस पे रेशियोज फाइंड कर चुके हैं अगर, और जो एक मूवमेंट बेस्ड स्टेटमेंट है, एक स्नैपशॉट है बैलेंस शीट, लेकिन अगर आप पीरियोडिक ऑपरेशनल पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चेक करना चाहें, यानी डेट पेइंग एबिलिटी चेक करना चाहें, तो फिर आपको इनकम स्टेटमेंट को देखना होगा। और इनकम स्टेटमेंट की बेसिस पे अगर रेशियोज फाइंड की जाएं तो उनमें मेरे पास टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो है, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो है। तो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अब। फर्स्ट मैंने आपको आपके सामने डेट रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट हम कुछ चेक कर। अगर आपके सामने बैलेंस शीट हो तो बैलेंस शीट की बेसिस पे आप किस तरह किसी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी एनालाइज कर, एक ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में अपनी एप्लीकेशन या लाइबिलिटीज़ में कितनी प्रोटेक्टिव हैं, इसके एसेट्स कितने सिक्योर हैं, कंपनी रिसोर्सेज कितने सिक्योर हैं, ये देखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आपको बैलेंस शीट अवेलेबल होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैलेंस शीट में आप डेट रेशियोज फाइंड करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियोज फाइंड करेंगे। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल हो तो इनकम स्टेटमेंट से भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पीरियोडिक मूवमेंट एनालाइज चेक कर सकते हैं। The firm's ability to carry debt as indicated by balance sheet can be viewed by considering the debt ratio and the debt to equity ratio. These ratios are now reviewed. First one is debt ratio. The debt ratio indicates the firm's long-term debt paying ability. It is computed as follows. Debt ratio is equal to total liabilities divided by total assets. अब देख रहे हैं टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। आपको बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटीज का फिगर अवेलेबल होगा। टोटल लाइबिलिटीज का आप टोटल फिगर लेंगे और इसी तरह टोटल एसेट्स का फिगर लेंगे। यहाँ करंट भी और फिक्स दोनों अवेलेबल होंगी, तो इसका मतलब है ये आपके पास लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी आ रही है। अब टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स आप डिवाइड करेंगे, आपके पास एक रेशो आएगी, रिजल्ट आएगा। सॉल्वेंसी रेशियो जितनी कम हो, मिनिमम हो, कंट्रोल हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो ईयर टू ईयर या मूवमेंट टू मूवमेंट, टाइम टू टाइम, तो आपके लिए ये एक फेवरेबल पोजीशन होगी। यानी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके उसकी ऑब्लिगेशंस जो हैं, ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट एसेट्स प्रोटेक्टिव हों, तो आप देखेंगे कि ऐसी फर्म या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी रेशियोज जो हैं वो फेवरेबल आएंगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इन टाइम पेमेंट कर रही हो, लाइबिलिटीज़ को इन टाइम मीटअप किया जा रहा हो, तो आप देखेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी रेशियोज जो हैं या इस फर्म की सॉल्वेंसी पोजीशन जो है वो सूटेबल है, वो फेवरेबल है। द डेट रेशियो इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एसेट्स फाइनेंस्ड बाय क्रेडिटर्स। तो डेट रेशियो को अगर देखा जाए, ये आपको बता रही होती है कि आपकी कितने परसेंटेज एसेट्स की ऐसी है जो क्रेडिटर्स जिनको फाइनेंस कर रहे हैं।
यहाँ हमने ओनर्स की बात नहीं की, हमने इक्विटी होल्डर्स की बात नहीं की, हम क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। क्रेडिटर्स इक्विटी की बात कर रहे हैं कि क्रेडिटर्स इक्विटी आप देखें कि क्रेडिटर्स यानी लोन लेके आपने बोरोइंग से कितने परसेंटेज एसेट्स की ऐसी है, कितनी रेशियो ऐसी है जो फाइनेंस्ड है। अगर ये रेशियो कम होती जाए तो इसका मतलब है कि आपके एसेट्स इक्विटी की तरफ जा रहे हैं, ओनर्स इक्विटी की तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास। और अगर ये रेशियो बढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है और साथ क्रेडिटर्स इक्विटी जो है ये बढ़ रही है। क्रेडिटर्स इक्विटी बढ़ने से कंपनी पे ऑर्गेनाइजेशन की हम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखना होगा, नेचर ऑफ बिजनेस देखना होगा, फर्म की नेचर क्या है, पार्टनरशिप है या आप कहेंगे कि जॉइंट स्टॉक है या आपके पास प्रोप्राइटरशिप है, ये देखना ज़रूरी है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर नेचर ऑफ बिजनेस सीजनल है तो वहाँ हमें देखना होगा कि हम इंडस्ट्रियल स्केल हमारे सामने होगा या ईयर टू ईयर हम इंटर पीरियड कंपैरिजन में भी जा सकते हैं जब हम एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिया कि डेट रेशियो जो है वो क्लियर कर रही होती है कि क्रेडिटर्स ने कितने परसेंटेज एसेट्स की फाइनेंस की हुई है। If creditors are not well protected, the company is not in the position to issue additional long-term debt. From the perspective of the long-term debt paying ability, the lower this ratio, the better the company position. अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि डेट रेशियो जितनी बढ़ती जाएगी उतनी आपके क्रेडिटर्स प्रोटेक्टिव नहीं है, इतनी उतना आपके एसेट्स प्रोटेक्टिव नहीं है। जब आपके एसेट्स की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो आप फिर बारोइंग, आप इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल पेमेंट्स नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा होता है एक क्रेडिटर को, एक बैंकर को, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कि इस कंपनी की या इस ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी पोजीशन वीक है। तो यहाँ से फिर आपका क्रेडिटर जो है वो रिफ्यूज़ करता है लोन देने में, बोरोइंग में या आप कह सकते हैं कि डेट्स में। ये रेशो जितनी कम होगी उतना ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन अच्छी शो होगी, बेस्ट शो होगी। अब एक एनालिसिस यहीं ले रहे हैं हम नाइक इनकॉर्पोरेशन का। देखिए मैंने यहाँ मुकम्मल बैलेंस शीट नहीं रखी, आप मुकम्मल बैलेंस शीट ले सकते हैं, आपकी बुक्स में अवेलेबल है। कि मैंने यहाँ लिया टोटल लाइबिलिटीज़ कंपाइल्ड, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म डेट हो गए, डेफर्ड इनकम टैक्सेस, रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक, टोटल लाइबिलिटीज़, टोटल एसेट्स। देखें ये अब आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई 1999 1998 इन मिलियंस हैं, डॉलर इन मिलियन डॉलर्स में अमाउंट दिए गए हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई और टोटल एसेट्स आपको अवेलेबल है। अब देखिए हमने रेशो फाइंड कर लिया, डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मैंने डिवाइड कर लिया टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, रिजल्ट आया 36.46%। इसी तरह अगर 1998 में जाएं तो 39.57। अब अगर अगर रिजल्ट देख लें तो आपकी डेट रेशो डिक्लाइन हो रहा है, आपकी डेट रेशो पॉजिटिविज्म की तरफ जा रही है, एक बेस्ट पोजीशन की तरफ जा रही है। 39 से 36 पे आप आ गए हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये रेशो कम हो रही है और एक अच्छी हमारे हमारे लिए इंडिकेशन है। Figure shows the debt ratio for Nike for May 31st, 1999 and May 31st, 1998. The figure indicates that substantially less than one half of the Nike assets were financed by outsiders in both 1999 and 1998. ये रेशो आपको क्लियर कर रही है कि जो रेशो आई, इस रेशो ने क्लियर किया कि आपके हाफ ऑफ द एसेट्स जो हैं वो आउटसाइड से क्रेडिटर्स ने फाइनेंस किया हुआ है। दिस डेट रेशो इज कंजर्वेटिव कंप्यूटेशन बिकॉज ऑल द लाइबिलिटीज एंड नियर लाइबिलिटीज हैव बीन इंक्लूडेड। At the same time, the assets are understated because no adjustments have been made for the asset that have fair market value greater than book value. तो यहाँ हमने एनालिसिस किया है, एनालिसिस एक हम ब्रीफ कंसिडरेशन में ले गए कि डेट रेशो पहली बात फेवरेबल है, डेट रेशो डिक्रीज हुई, एसेट्स में इम्प्रूवमेंट आई है, लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं, लाइबिलिटीज़ का ईयर टू ईयर डिक्लाइन जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। हाफ ऑफ आप कह सकते बिलो देन हाफ जो आपके रेट है वो एसेट्स फाइनेंस हुए हो चुके हैं। इसका मतलब है अगर 60-40 की हम रेशो कहें, 60 ओनर्स इक्विटी 40 क्रेडिटर्स, तो इस रेशो को हम एक बेंच मार्क रख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप 40 का बेंच मार्क हो, 40 जब डेट रेशो आ रही हो यानी सल्वेंसी रेशो में डेट रेशो जो है ये 4 पे जा रही हो, 4 पे एक सूटेबल पोजीशन है। 60 इन्वेस्टमेंट आ रही है ओनर्स इक्विटी से, 40 का रेट अगर आप डेट में देखें, डेट रेशो देखें तो 4 बेस्ट है। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर एक थंब रूल में जाएं तो वहाँ हम कह सकते हैं कि ये रेशो जो है ये
ज़्यादा है, 4 से 40 से परसेंट से ज़्यादा जा रही है, तो कंपनी को अपने डेट्स को कंट्रोल करना चाहिए, डेट ऑब्लिगेशंस को कंट्रोल करना चाहिए, इन टाइम पेमेंट्स करनी चाहिए। और जैसे ईयर टू ईयर इसका डिक्लाइन नज़र आया है, ये डिक्लाइन कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। इसी तरह सेकंड रेशो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, वो है डेट टू इक्विटी रेशो। बहुत ही सिंपल पॉइंट, द डेट टू इक्विटी रेशियो is another computation that determines the entity's long-term debt paying ability. This computation compares the total debt with the total shareholders' equity. The debt to equity ratio also helps to determine how well creditors are protected in case of insolvency. From the perspective of long-term debt paying ability, the lower this ratio is, the better company debt position. डेट टू इक्विटी आपको बता रही होती है कि आपकी कंपनी की ओनर्स इक्विटी और कंपनी की लाइबिलिटीज़ की आप रिलेशनशिप चेक कर रहे हो कि लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को देख के कि कौन से रेशो ऐसी है जो बेस्ट जा रही है। इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ का रिलेशनशिप यहाँ हमें देखना होगा। दिस रेशियो शुड आल्सो बी कंपेयर्ड विद इंडस्ट्री एवरेजेस एंड कंपेटिटर्स कंप्यूट द डेट रेशियो। आप इंडस्ट्रियल एवरेजेस को भी देख सकते हैं, आप ईयर कंपैरिजन में भी जा सकते हैं, जिसे हम इंटर पीरियड कंपैरिजन कहते हैं। डेट टू इक्विटी अगर देखी जाए, कंपनी के नाइक इनकॉर्पोरेशन के टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हैं 1999 में भी रिजल्ट अवेलेबल हैं, 1913.1 है, और इसी तरह 2135.8 1998 में हमें लाइबिलिटीज़ नज़र आती हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी आप लाइबिलिटी के बाद का पोर्शन, ओनर इक्विटी का पोर्शन है, ये आपके पास है, देख लें 3334 है, 3261 है। अब अगर रेशियो देखी जाए तो 1998 में 65 की रेशियो आ रही है, 1999 में 57, तो ये तो डिक्लाइन आ रहा है। तो यहाँ में क्लियर हो रहा है कि कंपनी की ओनर इक्विटी जो है उसमें डिक्लाइन आया है। Figure shows the debt-to-equity ratio for May 31st, 1999 and May 31st, 1980 using the conservative approach to computing debt-to-equity. Figure indicates the debt-to-equity ratio was this at the end of 19 and from 1998 के ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अब अगर यहाँ आप देख लें, थर्ड रेशो हम ले सकते हैं डेट टू टेंजिबल नेटवर्थ। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो पे बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने यहाँ कहा कि इक्विटी जो है वो हमारी चल रही थी 65, और 1999 में हमारी इक्विटी, डेट टू इक्विटी जो है वो आ गई है, अगर आप इक्विटी और लाइबिलिटीज़ की कंसिडरेशन देख लें तो वो आज 57.37 आ गई। तो यहाँ हमें अगर रेशो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डिक्लाइन आया है, तो हम इसको एक सूटेबल कंडीशन में तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो रेशो हमारे पास 60 और 40 के रेशो है उसको देखा जाए तो ये रेशो कम हुई है। इस कंडीशन में कंपनी को अपनी डेट्स को टाइमली पे करना चाहिए और इक्विटी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इक्विटी का पोर्शन इंक्रीज हो। अब आ जाए थर्ड, डेट टेंजिबल नेटवर्थ। The debt to tangible net worth ratio also determines the entity's long-term debt paying ability. This ratio also indicates how well creditors are protected in case of firm's insolvency. As with the debt ratio, the debt to equity ratio, from the perspective of long-term debt paying ability, it is better to have a lower ratio. The debt to tangible net worth ratio is a more conservative ratio than either the debt ratio or the debt to equity ratio. It eliminates the intangible assets such as goodwill, trademarks, patents, and copyright because they do not provide resources to pay creditors. A very conservative position. Compute the debt to tangible net worth ratio as follows. डेट टू टेंजिबल नेटवर्थ जब आप फाइंड करते हैं तो आप अपनी इंटेंजिबल एसेट्स को यहाँ माइनस कर लेंगे, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं ये कंपनी को कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। यानी अगर गुडविल की बात की जाए, अगर पैटेंट्स की बात की जाए, कॉपीराइट की बात की जाए, ट्रेडमार्क्स की बात की जाए, ये वो एसेट्स हैं जो इंटेंजिबल हैं, जो आपको इनकी जो रिकॉर्डिंग है, इनकी जो कैलकुलेशंस हैं, इनकी रिपोर्टिंग जो है, ये सिर्फ उन कंडीशन में, जो जिन 4 कंडीशन में होती है। कंपनी का मर्जर हो रहा है, इंसॉल्वेंसी की कंडीशन है, या आप कह सकते हैं कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, या न्यू पार्टनर का एडमिशन है, पार्टनर की डेथ है। तो अगर ऐसी कंडीशंस आएंगी तो सिर्फ इंटेंजिबल्स रिपोर्ट किए जाएंगे। इसीलिए हम अपनी इंटेंजिबल्स को यहाँ लेस करेंगे, क्योंकि इंटेंजिबल कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं जिनके ज़रिए पेमेंट्स की जाएँ, इन अकाउंट्स को आप यूज़ नहीं कर सकते पेमेंट्स के लिए। इसीलिए हम इंटेंजिबल्स को लेस करेंगे ताकि हमारे पास कंजर्वेटिव रिजल्ट्स आ जाएँ। हमने लिखा टोटल लाइबिलिटीज़ शेयर होल्डर इक्विटी लेस इंटेंजिबल एसेट। ये कोई भी एसेट हो सकता है, कोई एक एसेट हो सकता है या एक फिगर हो सकता है। हमारे पास रिजल्ट आता है तो आप देखें रिजल्ट जो है वो 75 टू 65 आ रहा है। ठीक है, ये कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रेशो तो हमारी डिक्लाइन हुई है, हम कह सकते हैं कि रेशो तो हमारे पास एक बेस्ट रिजल्ट है।
लेकिन यहाँ हमारे एनालिसिस जो हैं हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक बेस्ट पोजीशन में है। हम तीनों रेशोज़ को देखें, तीनों रेशोज़ में ही डिक्लाइन नज़र। अगर आप थंब रूल पे जाएँ, थंब रूल पॉइंट ऑफ व्यू से को अपनी डेट्स को कंट्रोल करना चाहिए, इन टाइम पेमेंट्स करनी चाहिए और इक्विटी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। ये हमारे इंडिकेशंस होंगे फ्यूचर कंसिडरेशन। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अब नेक्स्ट ये हमारे पास था बैलेंस शीट। अगर आपके सामने सिर्फ बैलेंस शीट हो, तो आप बैलेंस शीट की बेसिस पे अगर रेशो फाइंड करना चाहें तो आप 3 रेशोज़ फाइंड कर सकते हैं। आप रेशो फाइंड कर सकते हैं, आप डेट टू इक्विटी फाइंड करते थे, डेट टू टेंजिबल नेट वर्थ फाइंड कर सकते हैं। अगर आप डेट रेशो में डेट रेशो फाइंड करेंगे, रेशो डिक्लाइन आए, कमी आए तो बेस्ट है। थंब रूल पे जाएं तो 4 रेशो हो तो 4 से बिलो 4 हो तो बेस्ट है। अगर आप देखें कि मोर देन 50% जा रही है तो ये रेशो सूटेबल नहीं है। यहाँ इंडिकेशंस ये हमें नज़र आएंगी कि कंपनी को इक्विटी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस को देखना होगा। बिजनेस का फोकस जो है वो ज़्यादा लोन की तरफ होता है, बारविंग की तरफ होता है, या आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ये देखना ज़रूरी है। नेचर इन्वेस्टर्स देखना होगा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखना होगा। फिर सेकंड रेशियो है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी में आप टोटल लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी की आप रिलेशनशिप चेक करते हो। यहाँ आप देखते हो कि कंपनी की कितने परसेंट इक्विटी ऐसी है जो आपके डेट्स को प्रोटेक्ट कर सकेगी, जहाँ से आप अपनी डेट्स आप अपनी डेट कॉस्ट पे कर पाएंगे। तो यहाँ रेशो जो है 60 होनी चाहिए। 60 का बेंचमार्क आ जाए तो बेस्ट है। और अगर ये 60 ना हो, 6 ना हो, यानी 6 से बिलो और आ रहा हो, तो वहाँ आप देखेंगे डेट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रही है, वो अबाव 40 होगी, अबाव 4। तो यहाँ हम यही कह सकते हैं कि अगर आप इंटर पीरियड कंपैरेटिव एनालिसिस दें तो फिर तो आप 2 ईयर 3 ईयर का रेट देखेंगे, डिक्लाइन आ रहा हो, सूटेबल है, बेस्ट है। और अगर आप इसको इंडस्ट्रियल एवरेजेस पे ले जाएंगे, वहाँ फिर आप अपनी फर्म को इंडस्ट्री में देखेंगे। लेकिन अगर आप थंब रूल पे जाएंगे तो थंब रूल पे फिर ये रेशियो 6 होनी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट कंसीडरेशन। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके सामने इनकम स्टेटमेंट हो और इनकम स्टेटमेंट की बेसिस पे आप चाहें कि हम किस तरह किसी कंपनी की पोजीशन चेक कर सकते हैं, सॉल्वेंसी पोजीशन चेक कर। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो आप इंटरेस्ट पेएबल या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अपने देखेंगे कि कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या है, कंपनी ने इंटरेस्ट कितना देना है, कितना इंटरेस्ट पे कर चुकी है, ये देखना ज़रूरी है। बेसिकली बैलेंस इनकम स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो रेशोज फाइंड कर सकते हैं। पहली रेशो हो सकती है टाइम इंटरेस्ट अर्नड, टाइम इंटरेस्ट अर्न, और दूसरी रेशो हो सकती है फिक्स चार्ज कवरेज। यहाँ हम आज के लेक्चर में सिर्फ टाइम इंटरेस्ट अर्न देखेंगे। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो एनालिसिस। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो TIE, also known as interest coverage ratio, indicates how well a company can cover its interest payments on the pre-tax basis. The larger the time interest earned, the more capable the company is paying the interest on its debt. प्रीवियस रेशो में हमने कहा कि रेशो जितनी कम होगी, डेट रेशो, डेट टू इक्विटी, डेट टू टेंजिबल नेटवर्थ, ये रेशो जितनी कम होंगी उतनी बेस्ट है। डिक्लाइन आएगा तो बेस्ट है, डिक्रीज आएगा तो बेस्ट है। अब टाइम इंटरेस्ट रेट में इम्प्रूवमेंट आए, आपकी आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट पेइंग एबिलिटी कंपनी की अगर ये इम्प्रूव हो रही हो तो आप कहेंगे कि ये एक बेस्ट पोजीशन है। इम्प्रूवमेंट आ रही हो तो बेस्ट पोजीशन है। जैसे मैंने आपको कहा, टाइम इंटरेस्ट अर्न के अलावा हम फिक्स चार्ज कवरेज की तरफ जा सकते हैं। अगर कंपनी ने रेंटल्स देने हो, रेंटल पेएबल हो, कंपनी रेंट पेमेंट्स हों, रेंट एक्सपेंसेस हों, आप एक्सपेंसेस को या इन लाइबिलिटीज़ को अगर चेक करेंगे तो फिर आप फिक्स चार्ज कवरेज में जा सकते हैं कि कंपनी ने के पास फॉर एग्जांपल रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपनी ने रेंट पे करनी है, तो कितने रेंट कंपनी पे ऑर्गेनाइजेशन पे कर पाएगी, कितनी कवरेज हो पाएगी अवेलेबल रिसोर्सेज से, तो ये हम देख सकते हैं फिक्स चार्ज कवरेज में। लेकिन टाइम इंटरेस्ट अर्न में सिर्फ हम कंपनी के इंटरेस्ट पोजीशन देख सकते हैं, इंटरेस्ट पेइंग पोजीशन, पेएबल पोजीशन देख सकते हैं। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का फार्मूला आपके सामने है कि EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट। आप EBIT ले लेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ले लेंगे इनकम स्टेटमेंट से, और टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आप ले लेंगे। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, अब एक एग्जांपल मैंने रखी है यहाँ कि EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी हैज़ $10,000 इन EBIT एंड 1,000 इंटरेस्ट पेमेंट्स. As a result, calculate time interest earn ratio is 10,000 divided by 1,000 is equal to 10.
दिस मीन्स दैट कंपनी हैज़ अर्न 10 टाइम्स इन इंटरेस्ट चार्जेस। अब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी 10 टाइम्स इंटरेस्ट चार्जेस अर्न करके पे कर सकती है, यानी कंपनी के पास 10 टाइम्स एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के कंपनी 10 टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकती है, इंटरेस्ट चार्जेस पे कर सकती है। ये हमारे पास टाइम इंटरेस्ट अर्न था। अब अगर आपने एनालिसिस, आप जो भी रेशो फाइंड करें, उन रेशोज़ के साथ आप एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस आपको ज़रूर शो करने होंगे। अब देखिए एनालिसिस में टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो measures a company's ability to continue to service its debts. It is an indicator to tell if the company is running into financial trouble. A high ratio means that company is able to meet its interest obligations because earnings are significantly greater than annual interest obligations. यानी कंपनी के जितना भी टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो ज़्यादा होगी, जितनी इम्प्रूवमेंट आएगी, तो यहाँ से यही क्लियर हो रहा है कि कंपनी जो भी डेट आपने लिए, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनकी, उनसे जो भी एसेट्स, जिन एसेट्स को फाइनेंस किया गया वो एसेट्स यहाँ से अच्छे अमाउंट दे रहे हैं, एसेट्स अर्निंग जनरेट कर रहे, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, और उनको फ्यूचर में आप अपनी इंटरेस्ट चार्जेस पे कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट पोजीशन है। ऑब्लिगेशंस पे हो सकती, इंटरेस्ट पेएबल अगर हैं तो ये बेस्ट पोजीशन है। However, high ratio can also mean that company has an undesirably low level of leverage or pays down too much debt with earnings that could be used for other investment opportunities to get higher rate of return. और यहाँ से यही क्लियर आपको होता है कि अगर रेशो अच्छी आ रही है तो आप कहेंगे कि कंपनी फ्यूचर में पेमेंट कर पाएगी, कंपनी के डेट पेइंग एबिलिटी जो है, इंटरेस्ट पेइंग एबिलिटी जो है वो स्ट्रांग है, बेस्ट जा रही है। यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप जैसे एनुअली पेमेंट कर रहे हैं तो 10 टाइम्स मीन्स फॉर 10 ईयर्स, तो आप 10 ईयर्स, या आपने अगर 2 बैंक्स या 3 बैंक्स आपके ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने लोन लिया होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होगा, तो आप कह सकते हैं 10 टाइम्स है तो आप हर एक आप कह सकते हैं कि बैंक को 3 टाइम्स पेमेंट कर पाएंगे। इसी तरह लोअर, अगर रेशो लोअर आए, a lower time interest earned ratio means fewer earnings are available to meet interest payments. अगर रेशो आपकी मिनिमम हो, लोअर हो रही हो, टाइम टू टाइम इसमें डिक्रीज आ रहा हो, मींस कि आपने 2010 में रेशो फाइंड की, 2011 में फाइंड की, 2012 में फाइंड की, तो रेशो में कमी आ रही है। यहाँ से आपको क्लियर होगा कि कंपनी का टाइम इंटरेस्ट जो है, कंपनी की इंटरेस्ट पेइंग एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वो वीक हो रही है। फेलिंग टू मीट दीज ऑब्लिगेशंस कुड फोर्स अ कंपनी इनटू बैंकरप्टेसी। अब ये अगर कंपनी पे ना कर सके तो आप बैंकरप्टेसी में जा सकते हैं, इंसॉल्वेंसी की कंडीशन फेस करनी पड़ जाएगी, या आप कह सकते हैं कि कोर्ट केसेस फेस करने पड़ जाएंगे। इट इज़ यूज्ड बाय बोथ लेंडर्स एंड borrowers इन डिटरमाइनिंग अ कंपनीज डेट कैपेसिटी। तो हम जो रेशो टाइम इंटरेस्ट अर्न फाइंड करते हैं, जो किसी भी कंपनी की बोरोइंग पोजीशन, किसी भी कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस, किसी भी कंपनी की आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पेइंग, लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी शो करती है। तो ये हमारे पास आज के टॉपिक में है। सॉल्वेंसी रेशोज़ में हमने टाइम इंटरेस्ट अर्नड और डेट रेशोज़ पे बात की कि किस तरह आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस शीट कंसीडरेशन में जाएं, बैलेंस शीट बेसिस पे आप 3 रेशोज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इनकम स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं, इनकम स्टेटमेंट में भी आप 2 रेशोज़ फाइंड कर सकते हैं। जर्न में काफ़ी बुक्स में आप देख लें, हार्न की अगर आप बुक देखें तो वहाँ सिर्फ टाइम इंटरेस्ट अर्न शो किया गया। जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आप अगर उसमें देख लें, वहाँ आपको टाइम इंटरेस्ट अर्न और फिक्स चार्ज कवरेज रेशो दी गई है। दोनों रेशो सिंपल हैं, सिर्फ आपको इनकम स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा, इनकम स्टेटमेंट में अवेलेबल डेटा को आपको यूज़ करना होगा और फिर अपने एनालिसिस देने होंगे। यहाँ एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम हो, एनालिसिस कैसे करनी है ज़रूर आपने बताना है, क्वेश्चन करना है। प्रीवियस सेमेस्टर में हमने कुछ एनालिसिस किए थे, वो भी आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ भी आप सीख चुके थे कि किस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह हम बेंचमार्किंग कर सकते हैं, किस तरह आप इंडस्ट्रियल एवरेजेस में जा सकते हैं, कंपैरिजन में जा सकते हैं, या किस तरह आप थंब रूल को यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह आप ग्राफिकली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हाँ, कोई इशू प्रॉब्लम ज़रूर बताना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।